हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग के ऊपर। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मशीन लर्निंग एआई का पार्ट है। डीप लर्निंग इतना वास्ट है कि डीप लर्निंग को अलग से स्टडी करना पड़ता है। मशीन लर्निंग की सभी एल्गोरिदम्स कवर करने के बाद डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का ही सेक्शन है, डीप लर्निंग की अपनी खुद की सेपरेट एल्गोरिदम्स है। डीप लर्निंग को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह भी इसलिए काउंट किया जा सकता है। मशीन लर्निंग में जब बहुत ह्यूज डेटा सेट आ जाते हैं, जब कॉम्प्लेक्स डेटा सेट आ जाते हैं, तो वहां पे डीप लर्निंग का हमें यूज करना पड़ता है। अब डीप लर्निंग में भी कई तरह की एल्गोरिदम्स हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सीखने को मिलेगा कि डीप लर्निंग होता क्या है, डीप लर्निंग काम कैसे करता है, और डीप लर्निंग की जो कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, इस वीडियो में मैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। उनके वर्किंग थोड़ी थोड़ी आपको समझाऊंगा कि आपका एक बेस क्लियर हो सके कि किस एल्गोरिदम का किस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के अंत में जो चीजें आपको क्लियर होंगी वो ये कि डीप लर्निंग एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है, ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां पे डीप लर्निंग का यूज होता है, डीप लर्निंग का मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डीप लर्निंग कहां तक लिमिटेड है, ऐसी कौन सी चीजें जो डीप लर्निंग नहीं करता है लेकिन वहां पे भी इसका नाम जोड़ दिया जाता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का हार्ट है और मशीन लर्निंग एआई का हार्ट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एआई अपने बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए जगह जगह पर डीप लर्निंग पे एंटायरली डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि डीप लर्निंग होता क्या है। बेसिकली डीप लर्निंग को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो इसका यूज डीप लर्निंग में क्यों किया गया? क्योंकि डीप लर्निंग के जो न्यूरल नेटवर्क हैं उनका बायोलॉजिकल रिसेम्बलेंस है। जिस तरह से जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं बायोलॉजिकल, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूरॉन के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उससे। तो इस तरह से कुछ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जब आपस में बात करते हैं तब कोई थॉट प्रोड्यूस होता है, तब ब्रेन कोई सा एक्शन लेने की दिशा में काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैथमेटिकली न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है जिसमें न्यूरॉन्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा कनेक्ट किया गया है। न्यूरॉन्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंक्शंस है दो पाथवेज का। ये पाथवेज हो सकते हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ या आउटपुट से इनपुट की तरफ, और इनका कनेक्शन किया गया है मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डीप लर्निंग कलेक्शन है न्यूरल नेटवर्क्स का, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अगर डीप लर्निंग के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो डीप लर्निंग का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर के बाद आपकी आती है हिडन लेयर, और हिडन लेयर के बाद आपकी आती है फाइनल आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर वो लेयर होती है जिसमें हम सभी तरह का डेटा देते हैं, जिस डेटा पे हमें काम करवाना है अपने डीप लर्निंग मॉडल से। वो डेटा ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। डेटा कोई सा भी फॉर्म में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है, लार्ज हो सकता है या स्मॉल डेटा सेट हो सकता है। फिर वो डेटा सेट इनपुट से पास होता है हिडन लेयर्स में, और इनपुट से हिडन लेयर्स के न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं वेट्स के माध्यम से, जिन्हें हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली वो वेट्स से कनेक्टेड होते हैं, और हिडन लेयर फिर कनेक्ट होती है हमारी आउटपुट से, जो कि हमें डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके देती है। क्लासिफिकेशन यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई जिसमें किया जाता है, या रिग्रेशन जिसमें कि वैल्यू प्रिडिक्ट करी जाती है कि कल टेम्परेचर कितना होगा इस पर्टिकुलर सिटी का। तो ये जो 2 काम है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये आउटपुट हमें एज ए रिजल्ट देता है। तो इस तरह से ये डीप लर्निंग नेटवर्क बना होता है। अब मैं अगर इसकी कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में बात करूं तो इसकी जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है हम यहाँ पे आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे बेसिक एल्गोरिदम है वो है हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क
ऑलमोस्ट सभी तरह के डीप लर्निंग मॉडल्स का एक बेसिक फाउंडेशन है। इसमें वही होता है, इनपुट होता है, हिडन लेयर्स होती हैं और फिर आउटपुट लेयर होती है। तो आउटपुट लेयर के न्यूरॉन हिडन लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं और हिडन लेयर के न्यूरॉन इनपुट लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं वेट के माध्यम से। अब इसमें होता क्या है, ट्रेडिशनल कोडिंग में अगर हमें बताना है कि डॉग क्या है तो हम कोडिंग में डिस्क्राइब करेंगे कि जिसके 4 लेग होते हैं, जिसका मुंह ऐसा दिखता है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग में अगर कोई मॉडल हमने बना दिया है तो उस मॉडल में हम एग्जाम्पल्स देंगे, उन एग्जाम्पल से खुद ब खुद पैटर्न फाइंड करेगा हमारा डीप लर्निंग का मॉडल और वो इस काबिल बन जाएगा कि वो पहचान सके कि डॉग क्या है और कौन सी इमेज डॉग की नहीं है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली जो इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं वो हिडन न्यूरॉन्स से बात करते हैं थ्रू मैथमेटिकल वेट्स। अब जब आउटपुट जनरेट होता है तो आउटपुट या तो डिजायर्ड आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल हमें डॉग की इमेज को क्लासिफाई करवाना है, तो अगर आउटपुट हमारा डॉग बता पाता है तो सही है, नहीं बता पाता है तो उसमें एरर है। एरर भी प्रोबेबिलिटी के आधार पे चेक किए जाते हैं कि कितने परसेंट सही जवाब दिया है, कितने परसेंट डॉग होने की प्रोबेबिलिटी है और कितना डॉग ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इससे एरर जनरेट होता है। तो ये जो एरर होता है, कुल मिलाकर के डीप लर्निंग के जो भी मॉडल्स हैं उनका काम होता है एरर को मिनिमाइज करना। एरर को मिनिमाइज करने के लिए फिर से इस मॉडल में यात्रा होती है आउटपुट से लेकर इनपुट की तरफ। तो आउटपुट से लेकर इनपुट तक जितने भी पैरामीटर्स जो कि आउटपुट से हिडन लेयर और हिडन लेयर से इनपुट की तरफ जाते हैं, उन पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज निकालनी रहती हैं। ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज हमें निकालनी है एरर को मिनिमाइज करने के लिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अब ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिसमें आपने पढ़ रखा होगा मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फाइंड करनी रहती है, जिन पे मिनिमा डिपेंडेंट होता है। तो एरर डिपेंडेंट है इन वेट्स की वैल्यू पे। इनकी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे एरर कम से कम हो। तो इसको बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। और इसमें यूज क्या हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ये हमारा ANN होता है। अब ANN का यूज कहां पर होता है? ANN का यूज होता है छोटी मोटी एप्लीकेशंस में। फॉर एग्जांपल ऐसी इमेजेस को क्लासिफाई करना जिनका रेजोल्यूशन कम है, जैसे कि 28x28 जिसमें सिर्फ 784 पिक्सल्स हैं। जो लार्ज इमेजेस हैं जिनका रिजोल्यूशन खूब बड़ा है, वहां पे ANN काम नहीं आएगा क्योंकि वो ANN के लिए काफी कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाएगा और उस तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा को संभालने के लिए हमारे को इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ANN का यूज करना पड़ेगा। तो यानी ANN से भी एडवांस्ड मॉडल्स को हमें वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो ANN की एप्लीकेशन से जैसे कि हाउस का सेल प्राइस जो है वो हमें प्रिडिक्ट करना है, छोटे मोटे प्रिडिक्शंस करने हैं या क्लासिफिकेशन करने हैं, तो वहां पर ANN का यूज किया जाता है। ANN से ज्यादा एडवांस्ड CNN होता है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क स्पेशली इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया है। इसलिए अगर ऐसा बोला जाए कि CNN AI की आंखें हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसी भी इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस नेटवर्क में कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं और पूलिंग लेयर्स होती हैं और फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं। तो जो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं वो बेसिकली फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स को हम विंडो की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जब इस विंडो को किसी इमेज के ऊपर प्रोजेक्ट करवाया जाता है उस इमेज के फीचर्स लर्न करने के लिए, तो विंडो के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो पिक्सल की जो वैल्यूज हैं उनके साथ कॉन्वोल्यूशन करते हैं और फीचर मैप एक्सट्रैक्ट करते हैं। विंडो इसी तरह से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम पूरी इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके फीचर मैप बनाती है। तो लेयर बाय लेयर ये नेटवर्क चीजें लर्न करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर में हो सकता है ये सिर्फ ह्यूमन फेस के लाइंस और एजेस को डिटेक्ट करे। सेकेंड लेयर में हो सकता है ये ह्यूमन की आईज, नोज, थोड़े बड़े पार्ट को डिटेक्ट करे। थर्ड लेयर में हो सकता है कि ये कंप्लीट ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज करे। और उसके बाद आती है फुली कनेक्टेड लेयर्स, यानी कि हमारा बेसिक न्यूरल नेटवर्क जो कि ANN में हमने देखा था।
तो बेसिक न्यूरल नेटवर्क जिसे हम फुली कनेक्टेड लेयर्स बोल रहे हैं वो बनाता है हेड, और कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर बनाती हैं इस नेटवर्क की बॉडी। फुली कनेक्टेड लेयर्स का काम यह होता है कि सभी फीचर्स को जोड़कर क्लासिफिकेशन करना कि ये ह्यूमन फेस है या नहीं, या रिग्रेशन करना। तो कोई सा भी टास्क हम फुली कनेक्टेड लेयर से फिर बाद में करवा सकते हैं। इस नेटवर्क में कॉन्वोल्यूशन के साथ साथ पूलिंग लेयर भी होती है। मैं आपको बता दूं ब्रीफ में, पूलिंग लेयर का काम होता है डेटा डाउन साइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी कैट की इमेज को रिकॉग्नाइज करना है और यदि वो कैट ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक कलर की है, तो अगर हम सेंटर से कोई पिक्सल उठाते हैं तो उसके आसपास के पिक्सल्स भी ब्लैक कलर के ही होंगे। तो हम कुछ डेटा को ड्रॉप कर सकते हैं और बेस्ट वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। तो पूलिंग लेयर में एग्जैक्टली यही होता है कि कुछ बेस्ट वैल्यूज को कॉन्वोल्यूशन लेयर में से पिक कर लिया जाता है और डेटा को डाउन साइज कर दिया जाता है। तो इस तरह से CNN काम करता है। CNN की जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल इमेजिंग में है। सिटी स्कैन, एक्सरेज, इन इमेज को एनहेंस कर सकता है और बेहतर CNN नेटवर्क एनालाइज कर सकता है। दूसरी CNN की जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर विजन है। CNN जितनी भी दुनिया भर में इमेजेस डिटेक्ट हुई हैं AI के थ्रू, उसमें CNN का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए ये AI की आंखों की तरह काम करता है। ANN और CNN के बाद एक तीसरे तरह का डेटा सेट होता है। जैसे हमने ANN में देखा कि डेटा सेट सिंपल है, CNN में हमने देखा कि इमेजेस रिकॉग्नाइज हो रही हैं। अब एक डेटा आता है जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, जैसे कि इट विल रेन टुडे, तो इसमें एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस प्रिडिक्शन के लिए जो नेटवर्क बना है वो है हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को AI की मेमोरी भी कहा जाता है, AI की याददाश्त भी कहा जाता है। ये खासकर सीक्वेंसेस को एनालाइज करने के लिए बना है। तो सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए इसकी मेमोरी होना काफी जरूरी है। इसकी एप्लीकेशन, जैसे हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं और गूगल हमें बता देता है कि कंप्लीट सेंटेंस हम क्या टाइप करने वाले हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस हैं सीक्वेंस प्रिडिक्शन में। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है? ये ऐसे काम करता है कि ये आउटपुट प्रोसेस करते वक्त सिर्फ करंट इनपुट को मेजर नहीं करता है, करंट इनपुट के साथ साथ इसे प्रीवियस इनपुट भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्पेलिंग है वाइल्ड, WILD, तो इस स्पेलिंग को RNN कैसे पढ़ेगा? जब वो W को प्रोसेस करेगा तो फिर W को नेक्स्ट स्टेज में भेज देगा। यानी कि जब वो I को प्रोसेस कर रहा होगा तब वो सिर्फ I को प्रोसेस नहीं करेगा, उसके साथ वो W को भी एज ए प्रीवियस इनपुट यूज करेगा। इसी तरह जब D को वो रिकॉग्नाइज कर रहा होगा तो सिर्फ D को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पीछे से WIL भी प्रीवियस इनपुट के रूप में उसके पास आ रहे होंगे। तो हम RNN को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ये आउटपुट जनरेट करता है उसे वापस से इनपुट कर दिया जाता है करंट इनपुट के साथ, दोबारा से आउटपुट जनरेट करने के लिए। इसलिए इसका नाम है रिकरेंट। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसी वजह से दूसरी चीजों का इन्वेंशन होता है। RNN मेमोरी तो था AI की, लेकिन ये सिर्फ स्मॉलर सीक्वेंसेस को याद रख सकता है। अगर सीक्वेंस बहुत लंबा है, जैसे कोई पैराग्राफ या कंप्लीट कोई 1-2 पेज का एसे, कुछ बड़ी चीज है, बड़ा डेटा है, तो फिर ये चीजें भूलने लगता है, ये उन्हें याद नहीं रख पाता। तो इसलिए इन्वेंशन हुआ अगली एल्गोरिदम का, जो कि है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरह से काम करता है? मान लीजिए एक स्मार्ट ब्रेन है। स्मार्ट ब्रेन को सब मालूम रहता है क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। तो उसी तरह से, और क्या सुनना है, उसी तरह से LSTM काम करता है। इसके 3 गेट होते हैं, जैसे कि फॉरगेट गेट, इनपुट गेट और आउटपुट गेट। ये तीनों गेट मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। जैसे इनपुट गेट कंट्रोल करता है कि क्या रिसीव करना है, फॉरगेट गेट ये काम करता है जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसे हटा देता है, और आउटपुट गेट क्या नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड करना है, क्या इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज में भेजनी है, वो कंट्रोल करता है आउटपुट गेट। तो LSTM काफी हद तक RNN को रिप्लेस कर देता है लॉन्गर सीक्वेंसेस में। अब यहां से जो चीज स्टार्ट हो जाती है RNN और LSTM के बाद डीप लर्निंग में, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
यानी कि कहीं ना कहीं हम सीक्वेंसेस को प्रोसेस करते करते लैंग्वेज प्रोसेस करने लगे, यानी कि RNN LSTM प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला वर्ड हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ से NLP स्टार्ट होता है। NLP का लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये जैसे कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करना। तो इसी मॉडल के आधार पर जो चैट जीपीटी है, जो भी हमारे पास जेमिनी है, वो हमारी भाषा समझ पाता है और हमारे सवालों का जवाब दे पाता है। तो यहाँ से जो LSTM के बाद से अब जो डीप लर्निंग स्टार्ट होती है, उसे हम NLP बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत ही अलग तरह का आर्किटेक्चर है, जिसमें RNN LSTM हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसे कहते हैं एनकोडर और डिकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर। ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, या जब हम कोई लैंग्वेज नई नई सीख रहे होते हैं, तो जब हमें एक भाषा से दूसरी भाषा में सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हमने जो भी बोला है उसका पहले मतलब समझते हैं, उसे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह से एनकोडर और डिकोडर काम करते हैं। मान लीजिए कोई इंग्लिश का सेंटेंस हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो एनकोडर नेटवर्क क्या करेगा? उस इंग्लिश के सेंटेंस की मैथमेटिकल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना लेगा। अब भाषा कोई सी भी हो, लेकिन अगर उसका मतलब एक ही है, तो उसकी मैथमेटिकल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यानी वेट्स यानी पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। और डिकोडर क्या करेगा? इसी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को वापस से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम एनकोडर और डिकोडर को काफी हद तक ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद अगर हम उसे किसी एक लैंग्वेज का अननोन सेंटेंस दें, जिससे हमने उसे ट्रेन नहीं करा है, तो वो उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा वो कर पाएगा उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझ के, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को समझ के। तो एक एनकोडर होता है, एक डिकोडर होता है। अब एनकोडर चाहे तो RNN का हो सकता है, LSTM का हो सकता है, या CNN 1D का भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये एनकोडर और डिकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर लैंग्वेज ट्रांसलेशन में काम आता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में जब हम इंग्लिश से हिंदी में कुछ कन्वर्ट करते हैं, तो सही से कन्वर्ट हो गया या नहीं, तो हम उसके लिए पूरे सेंटेंस को रीड नहीं करते। हम उसके सिर्फ कुछ शब्दों को देखते हैं, जिन शब्दों से हम समझ सकें कि पूरा सेंटेंस क्या है और सही से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम ध्यान देते हैं सिर्फ कुछ शब्दों पे। जब हम सेंटेंस कन्वर्ट कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए दोबारा कि सही से कन्वर्ट हुआ है या नहीं, हम सिर्फ कुछ शब्दों पे ध्यान देते हैं। तो इसी तरह से ये चीज भी डीप लर्निंग में ऑब्जर्व करी गई लैंग्वेज ट्रांसलेशन के समय पे, और अटेंशन मैकेनिज्म बनाया गया। अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि हर टाइम स्टेप पे सेंटेंस में जितने वर्ड हैं, उन वर्ड्स को वेट दिए जाते हैं, और जिस वर्ड के वेट ज्यादा रहता है उसे ज्यादा मेहनत से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस पे ही ध्यान दिया जाता है, उस पे ही हमारा डिकोडर आर्किटेक्चर प्रोसेस करता है। तो कुछ वर्ड जिनका वेट ज्यादा है, ये वेट कैलकुलेट होता है फुली कनेक्टेड लेयर से। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। कई बार क्या होता है कि किसी वर्ड को वेट करने के लिए, उसे वेट देने के लिए एक नहीं, एक से ज्यादा कनेक्टेड लेयर्स का यूज होता है। तो उसे बोलते हैं मल्टी हेड अटेंशन नेटवर्क। तो ये जो मल्टी हेड अटेंशन नेटवर्क है, जब हम इसे एनकोडर में और डिकोडर में मिला लेते हैं अपनी लैंग्वेज ट्रांसलेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो इस एनकोडर डिकोडर मैकेनिज्म को, जिसमें अटेंशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर ही वो बेस है जिस पर चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे मॉडल्स खड़े हैं, जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर पाते हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मर का यूज सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम एनकोडर डिकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर को इमेज रिकॉग्निशन में यूज करना चाहें या दूसरी फील्ड में यूज करना चाहें, तो हम वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं।
तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल के बाद डीप लर्निंग में अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है ट्रांसफर लर्निंग। डीप लर्निंग इतना आगे बढ़ चुका है, दुनिया भर की हर इमेज को ऑलमोस्ट CNN के नेटवर्क, एडवांस्ड नेटवर्क रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको जीरो से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है अपने मॉडल को। आप बने बनाए मॉडल्स पिक कर सकते हो जिनमें आप उनके जो पैरामीटर्स की वैल्यूज थी उन्हें यूज कर सकते हो और डायरेक्टली क्लासिफिकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो डेटा सेट है इमेज नेट, उसमें कई तरह की इमेजेस हैं। अगर आप इमेज नेट पे ट्रेन हुए किसी प्रीवियस मॉडल को उठाते हो और उस मॉडल को एज इट इज यूज कर लेते हो, उसे ट्रेन नहीं करवाते हो, तो वो मॉडल भी डिटेक्ट कर लेगा डॉग क्या है और कैट क्या है। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग, यानी कि हम बने बनाए अगर मॉडल्स को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए है ट्रांसफर लर्निंग। अब ट्रांसफर लर्निंग के अलावा जो डीप लर्निंग में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कंसेप्ट है वो है मल्टी मॉडल टास्किंग। मल्टी मॉडल टास्किंग में सिर्फ एक तरह के इनपुट पे एक समय पे फोकस नहीं होता है, साइमल्टेनियसली डिफरेंट इनपुट्स को वो प्रोसेस कर सकता है। डिफरेंट इनपुट जैसे कि एक साइड वो पैरेलली ऑडियो प्रोसेस कर रहा है, दूसरे साइड टेक्स्ट प्रोसेस कर रहा है और तीसरे साइड पैरेलली वीडियो प्रोसेस कर रहा है। तो हमने ऑडियो प्रोसेस करने के लिए मान लीजिए CNN का यूज करा है, टेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए RNN का यूज करा है और वीडियो प्रोसेस करने के लिए हमने CNN 3D का यूज करा है। तो हम इन तीनों नेटवर्क को साइमल्टेनियसली यूज करके लास्ट में सम अप कर सकते हैं, यानी कि हमारा नेटवर्क एक साथ कई मॉडलिटीज, कई तरह के इनपुट पे काम कर सकता है। उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल टास्किंग। तो डीप लर्निंग के लिए आपको इतनी एल्गोरिदम्स को वो स्टडी करना पड़ेगा और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको एल्गोरिदम चूज करनी पड़ेगी कि किस एल्गोरिदम पे हम मॉडल बनाएं। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आगे आने वाले लेक्चर्स में और वीडियोस में इंडिविजुअल एल्गोरिदम्स को यूज करके हम मॉडल बनाएंगे और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसके कोड आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसे अपने प्रोजेक्ट में और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सको। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में कुछ RNN के और CNN के मॉडल्स इस चैनल पे बनवाए गए हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। आप लोगों का दिन शुभ रहे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, AI से जुड़े वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।